अब आवाज नहीं भैया ना। ठीक है ना। आज इस क्लास में जो प्रधानमंत्री जो हमारा टॉपिक चल रहा था उनके बारे में बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री के बारे में। अभी तक हम बात कर चुके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के बाद में हमने बात की इंदिरा गांधी जी के बारे में, इंदिरा गांधी जी के बारे में। उसके बाद में हमने बात की मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और उसके बाद में वापस हमने बात की थी इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है ना। अब ध्यान रखना 1984 में, अब आवाज नहीं भाई, अब आवाज नहीं करनी, एकदम एक एक चीज को समझना है। अभी इंदिरा गांधी जी के बारे में पिछली क्लास में हमने बात की। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, कब होती है? 1984 में। ठीक है ना। जब इंदिरा गांधी जी ने पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पे क्या किया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। 1984 में इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। इसी कारण इंदिरा गांधी जी के जो अंगरक्षक थे, जो बॉडीगार्ड थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। अब इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका नाम क्या है? राजीव गांधी। हेडिंग डालना, राजीव गांधी। राजीव गांधी। ठीक है ना। अब राजीव गांधी जी में ध्यान रखना, कार्यकाल लिख देना भाई। 1984 से 1989, ध्यान रखना। ठीक है ना, 89। ठीक है, ये राजीव गांधी जी का कार्यकाल है। राजीव गांधी जी में ज्यादा कुछ नहीं है, तीन बातें आपको याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ध्यान रखना, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। उसके बाद में बात करें तो उसके बाद में राजीव गांधी जी के समय एक संविधान संशोधन हुआ है, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, है ना। कब हुआ है? 1985 में। ध्यान रखना, इसमें क्या है? इसमें दल बदल से संबंधित कानून है, से संबंधित है कानून बनाया गया, कानून बनाया। ठीक है ना। और कौन सी अनुसूची जोड़ी है? ध्यान रखना, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में बात करें तो राजीव गांधी जी के समय एक और संविधान संशोधन याद रखना है आपको। कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन। इकसठवां संविधान संशोधन कब किया गया है?
है ना। 1989 1990 में इसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें तो राजीव गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है पेराम्बूर में राजीव गांधी जी की हत्या। उन्नीस सौ 1991 ध्यान रखना ना, 1991 में हत्या। ठीक है ना। राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। ठीक है ना। केरल कर्नाटक। ठीक है ना भाई। यहाँ पर एक चुनावी संबोधन था, उसमें ध्यान रखना एक महिला द्वारा कहते कि राजीव गांधी जी की हत्या कर दी थी। क्यों की जाती है? क्योंकि श्रीलंका में ध्यान रखना एक जातीय विद्रोह चल रहा था। श्रीलंका में एक जातीय विद्रोह चल रहा था। उस समय राजीव गांधी जी ने भारतीय सेना को कहाँ भेज दिया था? श्रीलंका में। और श्रीलंका के लोग जो स्थानीय नागरिक थे वहाँ के, उन्होंने विरोध किया था और इसी कारणवश से राजीव गांधी जी की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। ठीक है ना। और जब राजीव गांधी जी की हत्या की गई उस समय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक है ना। अब राजीव गांधी जी के बाद में कौन बनते हैं? वीपी सिंह। हेडिंग डालना नेक्स्ट, वीपी सिंह। अब देखो बाकी ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ नाम मात्र के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना। ज्यादा विशेष कुछ नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी में कुछ बातें याद रखनी है, बाकी सिर्फ है नाम मात्र के। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना, यहां तक लिख दिया ना। ध्यान रखना सबसे युवा प्रधानमंत्री है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और ध्यान रखना ये 52वां संविधान संशोधन, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अनुसूचियों में हमने इसके बारे में बात की। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई किसके समय? राजीव गांधी जी के समय। क्यों जोड़ी गई? इसलिए जोड़ी गई कि उस समय गठबंधन की सरकार थी, और गठबंधन की सरकार थी तो एक नारा लगना शुरू हो गया था, आया राम और गया राम। ठीक है ना भाई। केंद्र में या राज्य में सरकार बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। और बहुमत का आंकड़ा क्या है? कौन बताएगा? बहुमत का आंकड़ा क्या है भाई? सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा क्या है? ध्यान रखना सरकार बनाने के लिए संबंधित, ध्यान रखना संबंधित सदन, चाहे केंद्र में हो तो लोकसभा और राज्य में हो तो विधानसभा के कुल सदस्यों का ध्यान रखना 50% प्लस 1, है ना। मान लो लोकसभा में तो जिस पार्टी के पास में 273 सदस्य है उसकी सरकार बनेगी। अब विधानसभा में मान लो हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा के कितने सदस्य हैं? 200। अब जिस पार्टी के पास में 101 सदस्य है तो राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? उस पार्टी की सरकार बनेगी। अब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो क्या करेगी? अपनी सहयोगी से क्या करेंगे? गठबंधन करेंगे और बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे। लेकिन अब गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन की सरकार में ध्यान रखना, आज आप मेरे साथ में हो, कल किसी और के साथ में हो। ठीक है ना। तो सरकार का निर्माण हुआ और सरकार दूसरे दिन क्या हो जाती है? निरस्तित हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना एक नारा लग गया था, आया राम और गया राम। आज सरकार बनी है और कल सरकार क्या हो जाती थी? निरस्त हो जाती थी। भाई लोग अपने पद के लिए, अपने पद के लालच हेतु क्या कर देते हैं? गठबंधन को तोड़ देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? वीपी सिंह। हेडिंग डालना वीपी सिंह। ठीक है ना। एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं 1989 से 1990। ठीक है ना। 1990 तक। ठीक है ना। 1990 तक ध्यान रखना ये क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद में बात करें तो कौन बन जाते हैं? चंद्रशेखर। नेक्स्ट हेडिंग डालना
चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, ठीक है ना। चंद्रशेखर में एक नाम याद रखना, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं युवा तुरक, ठीक है ना। कार्यकाल लिखना चाहो तो वही लिख देना, विशेष इतना महत्वपूर्ण कार्यकाल नहीं है इनका, ठीक है ना। 1990 से 1991, ठीक है ना। चंद्रशेखर जी को क्या कहते हैं, युवा तुरक प्रधानमंत्री, इन्हें युवा तुरक प्रधानमंत्री कहा जाता है, युवा तुरक प्रधानमंत्री कहा जाता है, ध्यान रखना। और एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने लाल किले पे ध्वजारोहण नहीं किया था, ठीक है ना। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पे क्या नहीं किया था, ध्वजारोहण नहीं किया था। मुझे ये बताओ, प्रधानमंत्री लाल किले पे ध्वजारोहण किस तारीख को किया जाता है, 15 अगस्त को, ठीक है ना। लेकिन एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्होंने लाल किले पे ध्वजारोहण नहीं किया था, इसको लिख लेना। एकमात्र प्रधानमंत्री पीएम जिन्होंने लाल किले पर ध्वजारोहण नहीं किया। मैं बता देता हूं, लाल किले पे ध्वजारोहण कौन कौन करता है, ध्यान रखना। एक तो करता है प्रधानमंत्री, पीएम कब करता है, 15 अगस्त को। और ध्यान रखना, राष्ट्रपति कब करता है, राष्ट्रपति करता है 26 जनवरी को, ठीक है ना। राष्ट्रपति कब करता है, 26 जनवरी को। और एकमात्र प्रधानमंत्री है चंद्रशेखर जी जिन्होंने, ध्यान रखना, लाल किले पे ध्वजारोहण नहीं किया था, ठीक है। अब उसके बाद में चंद्रशेखर जी के बाद में प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, जिसके समय मैं बता देता हूं कि बाबरी मस्जिद है उसका ढांचा गिराया गया, ठीक है ना। कौन बनते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट लिखना, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री बनते हैं। भक्ति भाव के आदमी थे, ध्यान रखना। 1991 से लेकर के 1996 तक ना इनका कार्यकाल पूरा रहता है, ध्यान रखना। 1991 से 1996 तक पूरा कार्यकाल रहता है इनका। अब मुझे बताओ, राजीव गांधी जी के बाद में ये प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। इनका कार्यकाल पूरा नहीं रहता है। चंद्रशेखर जी भी 1 साल के लिए बनते हैं। वीपी सिंह है, ये भी देख लो आप कितने 1 या 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद में ये गठबंधन की सरकारें हैं। किसकी है, गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की सरकार ज्यादा दिन तक चलती नहीं, ठीक है ना। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने 5 वर्षों तक क्या किया था, शासन किया था। ध्यान रखना, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय देश के अंदर आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। भारत की जीडीपी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। लेकिन उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी के जो वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बच्चों ध्यान रखना, 1992 में हमारे देश में स्थिति ऐसी आ गई थी कि हमारे देश में आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल लगने की स्थिति हो गई थी। लेकिन ध्यान रखना, पीवी नरसिम्हा राव जी के वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे जाकर के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री। ध्यान रखना, मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के क्या रहे, गवर्नर भी रहे। इनको सब पता था। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने एक मॉडल तैयार किया था। उस मॉडल का नाम क्या है, राव मोहन मॉडल, ठीक है ना।
देश की इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इन्होंने 1992 में राव मोहन मॉडल या योजना शुरू की। अब राव मोहन मॉडल योजना क्या है? देखो, राव का मतलब है पीवी नरसिम्हा राव और मोहन का मतलब है मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव तो क्या थे? प्रधानमंत्री। और मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री। अब समझना, देश के अंदर ऐसा संकट आ गया था कि देश के अंदर क्या लगेगा? वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल में आपको पता है कि जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों में क्या की जाती है? कटौती की जाती है। बाकी देश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रीय आपातकाल में जनता परेशान होती है। कौन होती है? जनता परेशान होती है। लेकिन जो ये वित्तीय आपातकाल लगेगा, इसमें जो सरकारी पदाधिकारी है वो क्या हो जाएंगे? परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनके वेतन भत्तों में क्या की जाएगी? कटौती की जाएगी। भाई मान लो कि अभी वर्तमान में लोकसभा का कोई सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है, इनको वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को छोड़ करके ध्यान रखना, राष्ट्रपति को छोड़ करके जितने भी पदाधिकारी है उनके वेतन भत्तों में क्या की जाती है? कटौती की जाती है कि भाई इनको वेतन भत्ते संसद निर्धारित करेगी, उतने ही वेतन भत्ते दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पीवी नरसिम्हा राव जी ने मनमोहन सिंह जी को कहा है कि अब देश को कैसे बचाया जाए। तो इन्होंने कहा है कि एक हम योजना शुरू कर रहे हैं जिसमें ध्यान रखना, भारत में पहली बार उदारीकरण, निजीकरण ध्यान रखना और वैश्वीकरण। राव मोहन मॉडल में क्या है ये ध्यान रखना, भारत में प्रथम बार ध्यान रखना उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण लागू किया गया। यही आपके राव मोहन मॉडल है। ध्यान रखना, पहले भारत में जो विदेशी कंपनियां हैं भारत में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि सरकार का सपोर्ट नहीं था। भारत सरकार ने प्रारंभ में यह प्रावधान किया गया कि हम भारत में क्या नहीं करेंगे? निजीकरण नहीं करेंगे। निजीकरण का मतलब है सरकारी संपत्तियों को क्या देता है? टेंडर पे देना। जैसे कि अभी ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनियों को देना। अभी आप देखोगे कि रेलवे है ना, इसका विरोध किया जा रहा है ना कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट आते ही बीजेपी गवर्नमेंट ने निजीकरण शुरू कर दिया। लेकिन निजीकरण की शुरुआत किसने की है? कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है ना, सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है। और देश में पहली बार उदारीकरण और वैश्वीकरण और निजीकरण की शुरुआत की थी। भाई सरकार ने कहा है जितनी भी विदेशी कंपनियां थी भारत आने से डरती थी क्योंकि न तो सरकार की कोई सपोर्ट था। अब सरकार ने कहा है कि आप हमारे देश में आओगे तो हम आपके लिए एक तो जमीन है ना, जो भूभाग है उसकी क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे। साथ में ही आपकी जो पानी की सुविधा है वो भी करेंगे और बिजली की सुविधा भी करेंगे। आपको हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी। आप यहाँ हमारे देश में आओगे तो देश की इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, है ना, और देश में रोजगार भी बढ़ेगा। और ध्यान रखना, भारत में पहली बार निजीकरण किसने किया था? पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने किया था। अब इसी मॉडल पे काम कौन कर रही है? मोदी सरकार कर रही है ना। बीजेपी गवर्नमेंट अभी वर्तमान में केंद्र में है, इसी मॉडल पे काम कर रही है। और इस मॉडल से ध्यान रखना, देश में जो वित्तीय आपातकाल की स्थिति थी वो क्या हो गई थी? एक बार टल गई थी। ठीक है ना, देश की इकोनॉमिक्स बढ़ी क्योंकि विदेशी कंपनियों ने कहा है कि हम भारत में क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो लोगों को क्या मिलना शुरू हो गया था? रोजगार। बस इतनी ही बात याद कर लेना। भारत में पहली बार निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई है? 1992 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है ना, 1992 में। ठीक है ना, राव मोहन मॉडल क्या था? राव मोहन मॉडल। इतनी बात आपको याद रख लेना है। उसके बाद में ध्यान रखना, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय ही एक संविधान संशोधन होते हैं। ध्यान रखना, इसमें लिख देना 73वां व 74वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कब हुआ है? 1992 में। 1992 में। प्यारे साथियों, इस संविधान संशोधन में ध्यान रखना
73वें संविधान संशोधन से तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, और 74वें संविधान संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। ठीक है ना। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8, और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12। तो ध्यान रखना, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन में, वापिस बता देता हूं भाई, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ये मूल संविधान में, जब देश में संविधान लागू हुआ था उस समय देश में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12। उसके बाद में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? है ना, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम है संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें 10वीं अनुसूची कब जोड़ी? अभी हमने बात की है। हाँ, कब जोड़ी गई है? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। उसके बाद में 11वीं और 12वीं दोनों साथ में जोड़ी गई, ध्यान रखना, है ना। 73वां व 74वां संविधान संशोधन, है ना, कब जोड़ी गई? 1992, ध्यान रखना। ये आपके सामने है जो बाद में अनुसूचियां जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार अधिनियम, है ना, भूमि सुधार अधिनियम। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज, ध्यान रखना। और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाएं। आपसे पूछ ले कि क्या मूल संविधान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा था या नहीं था? नहीं था। पंचायती राज और नगर पालिका, है ना, स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 में, ध्यान रखना। ठीक है ना। उस समय सरकार किसकी थी? एक नोट लगा के जिसको भाई लिखना है ना, बेसिक चीजें याद भी होनी चाहिए, लेकिन नोट में लिखना। अब इसके आगे लिख देना, है ना, लिखना स्थानीय स्वशासन व नगरीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन है व नगरीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन है व नगरीय स्वशासन है को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब फिर दूसरी बार ध्यान रखना, देश में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। देश के अंदर है दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। अब प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। 16 मई से लेकर के 1 जून, ठीक है ना, 16 मई से लेकर के 1 जून तक है वो क्या रहते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। अब ये प्रधानमंत्री बनते हैं 16 मई से 1 जून 1996, ठीक है ना। गठबंधन की सरकार थी, और गठबंधन की सरकार थी, पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का समर्थन दिया गया, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार निरस्त हो जाती है, ठीक है ना। और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक भाषण देते हैं, है ना। भाषण क्या देते हैं? कि भाई सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, लेकिन मेरे देश में लोकतंत्र बचना चाहिए, है ना। ध्यान रखना, बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, है ना, और राबड़ी देवी, इन्होंने, ध्यान रखना, इस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी और ममता बनर्जी ने, ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपोर्ट किया था कि भाई आप सरकार बना लो।
लेकिन ध्यान रखना, ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चलती है, और ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चलने के कारण ध्यान रखना बहुमत प्राप्त सिद्ध नहीं होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। पहले तो सपोर्ट कौन कर देते हैं, है ना, गठबंधन जो सरकारी जो इनके सहयोगी दल थे ना, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी पार्टी से थे, और इनके जो सहयोगी दल थे उन्होंने क्या कहा है कि हम आपके साथ में, आप सरकार बना लो। लेकिन फिर विपक्ष ने एक मुद्दा उठा लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो इनके सहयोगी दल है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में नहीं है। और ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा है कि आप लोकसभा में क्या करो, बहुमत सिद्ध प्राप्त करो, बहुमत है सिद्ध प्राप्त करो, कि भाई मेरे पास में कुल सदस्यों का 50% प्लस एक सदस्य मेरे पास में है। इसे कहते हैं लोकसभा में बहुमत सिद्ध प्राप्त करना। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कितने सदस्य चाहिए, लगभग 272-73 है ना। ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ध्यान रखना, एक मत से बहुमत सिद्ध प्राप्त नहीं होता, एक मत क्या पड़ जाता है, कम पड़ जाता है ना, एक मत कम पड़ जाता है सरकार बनाने में। किसके पास में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास में। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या देना पड़ता है, अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि लोकसभा में बहुमत सिद्ध प्राप्त नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। एक मत से क्या कर जाते हैं, ये अपनी सरकार को निरस्त कर जाते हैं, है ना। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि आज कांग्रेस पार्टी, है ना, कांग्रेस पार्टी ने उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मजाक बनाया था कि भाई इनके पास में बहुमत ही नहीं है ना, ये क्या पार्टी है, और एक मत से हार गए, है ना। यदि हमारी गठबंधन की सरकार होती तो ऐसी स्थिति नहीं होती। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आज हम पे हंस रहे, आने वाले टाइम में जनता आप पे हंसेगी। तो ये कांग्रेस की दुर्दशा हो गई ना अभी, है। कितने वर्षों तक सरकार, ध्यान रखना, सरकार में आई है कांग्रेस पार्टी, 2-3 बार ही, ध्यान रखना, गैर कांग्रेसी पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन अभी पिछले चुनाव में ये स्थिति हो रखी थी कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष में बैठने लायक नहीं थी, है ना। इतनी बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी पराजित हो जाती है, क्योंकि उस समय, ध्यान रखना, रियल बात है, उसके बाद में ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो आपके लोकसभा में जो भाषण था वो वायरल हो रहा था। बहुमत सिद्ध प्राप्त नहीं होने के कारण उन्होंने कहा कि भाई सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी ना, देश में लोकतंत्र बचना चाहिए। और आज जो कांग्रेस पार्टी हम पे हंस रही, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी पे जनता हंसेगी, है ना, वो बात सही हो गई। भाई इतनी बड़ी पार्टी, है ना, जिसका गठन आज़ादी से पहले हुआ है, और मध्य भारत के, आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा, एक दल था, पार्टी था, एक संगठन था, वो कौन थी, कांग्रेस पार्टी थी या नहीं थी, है ना। कहते हैं कि आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस दल की रही है, कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी का जब गठन किया गया, कब किया गया, आपसे पूछ ले, कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया, 1885 में। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है, A.O. ह्यूम, अंग्रेज अधिकारी था। अब ये जब इन पार्टी का गठन किया गया कांग्रेस पार्टी का, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई अंग्रेज और भारतीय नागरिकों के बीच में मध्य क्या करना, संवाद करना। अंग्रेज क्या बोलते थे, अंग्रेजी, और भारतीय लोगों को इतनी अंग्रेजी नहीं आ रही थी। तो अंग्रेजों का एक अधिकारी था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। उन्होंने कहा कि जो भारत के जो शिक्षित लोग हैं, जो भाई थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझते हैं और अंग्रेजी समझ करके जनता को समझा सके, ऐसे लोगों का एक क्या बनाएंगे, संगठन बनाएंगे। ठीक है ना। अब ये प्रारंभ में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई ना, इसका उद्देश्य था, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था कि अंग्रेजों को क्या करना, सहयोग करना। अब भाई कोई भारतीय नागरिक या जनता आंदोलन करिए, किसके खिलाफ है, अंग्रेजों के खिलाफ, और हिंदी नहीं आ रही है, न अंग्रेजों को हिंदी आ रही है और न ही हमें इंग्लिश आ रही है, हम विरोध कर रहे हैं, और अंग्रेजों को पता ही नहीं किस चीज़ का, अंग्रेजों को बस इतना ही लग रहा है कि हमें गाली दे रहे हैं, है ना। चाहे आप रियल में सही विरोध कर रहे होते ना, तो भी अंग्रेज को लग रहा था कि भारतीय लोग हमारा क्या करें, हमारा विरोध ऐसे करें कि हमें गाली दे करके देश से निकालना चाहते हैं। तो इसलिए शिक्षित लोगों का एक समूह था, उसका नाम था कांग्रेस पार्टी। जब देश आज़ाद हो गया तो
महात्मा गांधी जी ने कहा है कि अब इस कांग्रेस पार्टी को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने और आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि ये सब भाई मजबूत पार्टी है ना, इसको हम समाप्त नहीं करेंगे। उस समय सबसे लोकप्रिय दल, भारत की बात करें तो सबसे लोकप्रिय दल कौन था? कांग्रेस पार्टी, है ना। सरकार में बस एक पार्टी की ही सरकार रह रही थी लगातार। बोले ना कि 70 साल तक इन्होंने शासन किया, कुछ नहीं किया देश के साथ में, है ना। देश के साथ में गद्दारी की है, विकास के नाम पे कुछ नहीं किया भाई, रियल बात बता रहा हूं। हमसे बाद में ध्यान रखना, चीन में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, चीन में गणतंत्र स्थापित हुआ है, लेकिन आज चीन विश्व के, ध्यान रखना, आपके सबसे बड़ा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सोवियत संघ, सॉरी संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के पास में वीटो है या नहीं है? भारत के पास में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी सरकार की कमजोरी है। जब देश आजाद हुआ था तो $1 और हमारे 25 रुपए बराबर थे। अभी डॉलर के बराबर में रुपए कितने हो गए? लगभग 85 हो गए। तो ये देश को नुकसान हो रहा है, ध्यान रखना, है ना। अभी हमारा रुपया मजबूत नहीं है, धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के समय, सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा 1 रुपया और विदेशी सभ्यताओं के 125 रुपए बराबर थे। कितना विकसित भारत था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अब ये उल्टा हो गया, लोकतंत्र स्थापित होते ही क्या हो गया? उल्टा हो गया है, आप देख लो, ठीक है ना। तो इसमें लिख देना भाई सबसे कम कार्यकाल, लिख देना सबसे कम कार्यकाल। मैं आपसे पूछ लूं कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। नेक्स्ट लिख देना HD देवगौड़ा, नेक्स्ट लिखना HD देवगौड़ा, है ना। मेरी बात सुनो, अब देखो वाजपेयी जी की सरकार निरस्त हो गई, अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम क्या बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। लेकिन इनकी सरकार भी ज्यादा नहीं चली, 1996 से लेकर के 1997 कार्यकाल भाई लिखना चाहो तो लिख देना 1996 से 1997, ठीक है ना। HD ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री बनने से पहले लिख देना कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले HD देवगौड़ा क्या थे? कर्नाटक के क्या थे? मुख्यमंत्री। उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल, है ना, इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है ना। इंद्र कुमार गुजराल भी कितने 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बनते आए। इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है ना। 1997 से 1998, बस नाम याद कर लेना भाई, क्रम से इनको नाम याद रखने, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद में फिर वापस अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बन जाते हैं? प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है ना। अब की बार इनकी सरकार रहेगी पूरे कार्यकाल के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। 1998 से 2004 तक, 1998 से लेकर के 2004 तक। ध्यान रखना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, संघ
मैं हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखना, इनके समय भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया। कब है ना? नेक्स्ट लिखना 11 मई से 13 मई 1991 भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया। अब साथियों ध्यान रखना, स्थान हुई है पोखरण। ठीक है ना? पोखरण कहां पे है? जैसलमेर, और जैसलमेर कहां है? राजस्थान में। ठीक है ना? दूसरी बात करें, सबसे महत्वपूर्ण बात, तो वाजपेयी जी के समय 1999 कारगिल का युद्ध, ठीक है ना, किसके बीच में? भारत है पाकिस्तान। मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। ध्यान रखना, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई, ध्यान रखना। जिसको याद नहीं है तो लिख देना 26 जुलाई। छब्बीस जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान की सेना ने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। ये ध्यान रखना। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय 2001 में आतंकवादियों ने भारत की संसद पे क्या किया था? हमला किया था, ध्यान रखना। तो इसमें लिख देना भाई, डेट लिखना चाहो तो 13 सितंबर 2001 को सितंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकवादी हमला। ठीक है ना? अब ज्यादा कुछ नहीं है, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना? अब ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भारत के राष्ट्रपति कौन बन जाते हैं? कौन बनते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है ना? भारत ने जब दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने स्पष्ट रूप से भारत को धमकी दी थी कि भारत यदि परमाणु परीक्षण करेगा तो ध्यान रखना, भारत के साथ में कोई भी देश क्या नहीं करेगा? व्यापार नहीं करेगा। ठीक है ना? व्यापार नहीं करेगा।
और ध्यान रखना, भारत किसी के साथ में आयात निर्यात भी नहीं करेगा। आपसे पूछ ले कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ध्यान रखना। ये कब दिया था? कारगिल युद्ध के समय। पाकिस्तान के उस समय, ध्यान रखना, माँ को या बाप को या कुछ भी को अमेरिका था। भारत ने भाई, ध्यान रखना, एक कारगिल स्थान पे पाकिस्तानी सेना ने धीरे धीरे क्या कहा है कि हम क्या करेंगे, अतिक्रमण करेंगे। तो भारतीय सेना ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया। पाकिस्तान कहाँ भाग गया था? अमेरिका के पास में, है ना। तो ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हमें किसी देश की जरूरत तो नहीं है। जय जवान, हमारे सैनिक तैयार है, किसान हमारे तैयार है और विज्ञान भी हमारी तैयार है, ठीक है ना। हमें किसी देश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने स्पष्ट मना कर दिया था कि भारत के साथ में कोई भी देश क्या नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा, आयात निर्यात नहीं करेगा। अब आयात निर्यात कोई देश नहीं करता है तो देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। तो भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया उस समय अमेरिका ने कहा कि भारत के साथ में कोई भी देश क्या नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। ध्यान रखना, 11 मई से 13 मई के बीच में परमाणु परीक्षण किया गया। इस समय 2 परमाणु परीक्षण किए गए। कितने परमाणु परीक्षण किए गए? 2 बार, 2 परमाणु परीक्षण किए गए। और इस परमाणु परीक्षण की वजह से अमेरिका ने अपनी जितनी भी खुफिया जांच एजेंसी है उसको लगा दिया था भारत के चारों तरफ कि भाई भारत परमाणु परीक्षण ना करे। अब ध्यान रखना, एपीजे अब्दुल कलाम उस समय, ध्यान रखना, इस पूरे अभियान को कौन देख रहे थे? एपीजे अब्दुल कलाम। इस पूरी योजना को कौन देख रेख कर रहे थे? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि पूरी योजना तैयार हो गई है, अब सिर्फ हमें परमाणु परीक्षण करना है, इतनी हमने मेहनत की है। और अमेरिका ने भारत पे दबाव बनाया। जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वीटो पावर देश है, रूस को छोड़ करके सभी देशों ने कहा कि भारत परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। यदि भारत परमाणु परीक्षण करेगा तो देश में तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रावधान कर दिया गया कि जिसके पास में वीटो है वो देश ही क्या कर सकते हैं? परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन भारत के पास में वीटो नहीं है, फिर भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया। अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी भारत की चारों तरफ से देखभाल कर रही थी कि कहीं भारत क्या ना कर दे परमाणु परीक्षण। अब वाजपेयी जी को फोन कौन करते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी को फोन करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा कि भाई पूरा काम हो गया है, बस परमाणु परीक्षण करना बाकी है कि ये परमाणु परीक्षण, भाई ये परमाणु बम सफल है या असफल है। और अमेरिका दबाव बना रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि मैं अमेरिका को अपने आप देख लूंगा, आप अपना काम करो, मुझे फिक्स डेट बता दो। ध्यान रखना, हमारे जितने भी दूरदर्शन चैनल थे, टेलीविजन चैनल थे, उसमें भारतीय मौसम विभाग ने एक घोषणा कर दी थी कि उत्तर पश्चिमी भारत में मरुस्थलीय भाग में तूफान आने की संभावना है। आपको पता है कि एक बार परमाणु परीक्षण करते हैं ना तो मौसम इतना बदल जाता है, एक बार ध्यान रखना, जैसे कि आंधी तूफान आ रहे हैं ऐसा लग जाए। अब अमेरिका ने भी सोचा कि भाई मरुस्थलीय इलाका है और मौसम विभाग ने ये घोषणा की है तो तूफान आने की संभावना हो सकती है। और ये भी घोषणा कर दी थी कि भाई तेज तरार से तूफान आएगा, है ना। लोगों को कहा है कि अपने अपने सुरक्षित स्थानों पे पहुंच जाना, घर से बाहर मत निकलना, 24 घंटों के अंदर अंदर कभी भी तूफान आ सकता है। तूफान तो क्या था? परमाणु परीक्षण करना था। परमाणु परीक्षण हो गया। परमाणु परीक्षण हो गया तो आपको पता है कि जो ये मरुस्थलीय इलाके थे इसमें रेत के कण ज्यादा है, तो एक बार पूरा मौसम कैसा हो गया था कि भारत में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। फिर पता चला अमेरिका को कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट दूरदर्शन चैनल पे आकर के प्रेस वार्ता की थी। कौन प्रेस वार्ता? कि भाई हमने, भारत ने दूसरी बार सफल परमाणु परीक्षण किया है। फिर अमेरिका को पता चला कि भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया। फिर अमेरिका क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा अमेरिका, मेरी बात सुनो, अमेरिका दूसरे देशों पे दबाव डाल सकता है कि भारत के साथ में आप व्यापार मत करो। लेकिन अब लगभग देश आत्मनिर्भर बन गए, है ना।
किसी की पहले बात मान लेते थे। कोई भारत के पड़ोसी, भारत के तो भाग्य किस्मत ही खराब है ना, गरीब देश मिले भारत को। बांग्लादेश गरीब है, पाकिस्तान तो गरीब से गरीब है ना, बीपीएल से नीचे है भाई पाकिस्तान, महागरीब। यदि वर्ल्ड में, मेरी बात सुनो, गरीब देशों का एक महासंघ बने तो उसमें अध्यक्ष कौन रहता है? पाकिस्तान। पता नहीं इनके भाग्य में भी का कटोरा लिखा हुआ है। लगभग सभी देशों ने, और जो हमारे वर्ल्ड बैंक है, सभी ने इनको ऋण देने से मना कर दिया कि हम लोन नहीं देंगे, तेरे पास में कुछ है ही नहीं भाई। बैंक आप जाते हो कोई भाई लोन उठाने के लिए, पैसे उठाने के लिए, तो बैंक आपके पास में कितनी प्रॉपर्टी है ना भाई। कभी भी आपकी मृत्यु हो जाए या आप पैसे देने की स्थिति में न हो, तो जो भी आपकी निजी प्रॉपर्टी है ना, वो कौन लेगा? बैंक लेगा। अब पाकिस्तान के पास में कुछ नहीं है। पाकिस्तान का आधा भाग है बलूचिस्तान, वो भी पाकिस्तान के जो नागरिक है विरोध करें, और पीओके कभी भी पाकिस्तान के हाथ से जा सकता है। पाकिस्तान के पास में तो एक सिंध और एक पंजाब। सिंध पंजाब छोटे छोटे प्रांत हैं, और यदि ये दोनों अलग हो गए तो पाकिस्तान एक छोटा सा देश बन जाएगा, है ना। 1971 से पहले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत से मजबूत थी। 1971 जब बांग्लादेश अलग हुआ तो महागरीब बन गया, ध्यान रखना। 1971 से पाकिस्तान ने भीख मांगनी शुरू की, अभी तक बंद नहीं हुआ है। टारगेट क्या है इनका? पाकिस्तान में सैन्य सरकार है, सैन्य शासन है। क्या है? सैन्य शासन। सेना का मूड बन गया तो प्रधानमंत्री किसी को भी हटा देंगे, राष्ट्रपति को भी हटा सकती है, सेना के पास में पावर है। अब सेना के खिलाफ कोई बोल गया, वहां पे ध्यान रखना, हमारे देश में ध्यान रखना, सेना को आदेश कौन देते हैं? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देते हैं, नहीं देते हैं? वहां पर सेना आदेश देती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को, है ना। हमेशा पाकिस्तान भारत से विपरीत चला है। आज तक मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ करके ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं है जिन्होंने 5 वर्षों तक शासन किया है, और ऐसा लगभग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जेल के अंदर रहते हैं। ये पाकिस्तान है। अब अमेरिका के सामने चिल्ला रहा है कि भारत जल को रोक रहा है। पाकिस्तान को डर क्यों है? अभी भारत ने, नदियों में पानी का बहाव कम है, गर्मी का मौसम है, अब पानी रोक लेंगे, बरसात आएगी तो पानी खोल देंगे, है ना। अभी प्यास से मरेगा, उसके बाद में बाढ़ से मरेगा। भाई ये प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। अब भारत का मन हो गया तो जल को रोक सकता है, और मन हो गया तो छोड़ सकता है। तो पाकिस्तान को डर क्या है? अभी तो प्यास से मरे। पाकिस्तान के पास में आय का स्रोत है कृषि, और यदि ये जल, सिंधु जल समझौता समाप्त हो गया रियल में, और धरातल पे ये लागू हो गया ना, तो पाकिस्तान महागरीबी बना। अभी तक पाकिस्तान के स्थायी रूप से ना, ये नाम है ना, ये नाम निशान खत्म हो जाएंगे। आने वाले समय में वर्तमान की स्थिति पाकिस्तान की रही तो 50 सालों के बाद में आप इतिहास में पढ़ोगे कि एक पाकिस्तान देश था रियल में। लोग यहां से पलायन कर देंगे, लोग अपने घर बार सब छोड़ करके पलायन कर देंगे, क्योंकि भूख मरेंगे। और अमेरिका, चीन धीरे धीरे पाकिस्तान पे क्या कर रही है? अधिकार कर रही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रधानमंत्री लिखना मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, ठीक है ना। 2004 से 14, ठीक है ना, 2014 तक, ठीक है ना। इनका जन्म कब होता है? पाकिस्तान में होता है भाई, ध्यान रखना। जन्म है 1932, पाकिस्तान में हुआ है। कहां पे हुआ है? वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है ना। भारत के प्रथम सिख, प्रथम है सिख
पीएम। ठीक है ना। अब मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जी के समय ये क्या थे, वित्त मंत्री थे। ठीक है ना। उसके बाद में लिख देना नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी में लिख देना 2014 से वर्तमान। सबसे लंबा शासनकाल नेहरू जी, उसके बाद में किसका हो जाएगा, मोदी जी का हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में तीसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसका हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी का। ठीक है ना। अब भाई इसमें 2-4 लाइनें लिख दो, फिर क्लास को क्या देते हैं, विराम। प्रथम प्रधानमंत्री जिनका जन्म है स्वतंत्रता के बाद हुआ है, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, उसके बाद में तो प्रधानमंत्री बनने से पहले पूर्व गुजरात के सीएम, गुजरात के सीएम। ठीक है ना। अब मुझे कौन बताएगा मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र क्या है, लोकसभा क्षेत्र वाराणसी है ना, बनारस। ठीक है ना। वाराणसी या बनारस। ठीक है ना। ये भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री, ठीक है, ये भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री। ध्यान रखना प्यारे साथियों, विशेष महत्वपूर्ण तत्व में मैं आपको बता देता हूं। भारत के अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों को मंत्रियों की पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। एक तो नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी जी। ठीक है ना। ये भारत के कुल कितने प्रधानमंत्री है, 3। ठीक है ना। 3 प्रधानमंत्री है जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। एक तो है नेहरू जी, एक है शास्त्री जी, और एक है गांधी जी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है ना। अपने पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री, अपने पद से त्याग पत्र देने वाले, अरे पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री है मोरारजी देसाई। ठीक है ना। अब 2-4 लाइनें और लिखेंगे। एक नया ही पद है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आप कभी कभार एग्जामों में प्रश्न भी देख लेते हो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, है ना। ऐसे एग्जामों में प्रश्न आते हैं। अब हेडिंग डालना उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री। ठीक है ना। संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में इस पद का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। संविधान में इस पद का कोई प्रावधान नहीं है, ध्यान रखना।
आपसे पूछ ले कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। अभी तक भारत में कुल 7 क्या बन चुके हैं? अभी तक भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अभी तक कुल 7 व्यक्ति क्या बन चुके हैं? प्रधान मंत्री बन चुके हैं, ठीक है ना। अंतिम उप प्रधानमंत्री आज तक, अभी ध्यान रखना, अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन बना था? कौन बताएगा? उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी, ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय क्या बनते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, ध्यान रखना, है ना। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री, है ना। ओके ना। ये भाई आपके क्या हो जाए, प्रधानमंत्री टॉपिक क्या हो गया पूरा। अब ध्यान रखना, भारत के प्रमुख प्रधानमंत्री, भारत के प्रमुख राष्ट्रपति से प्रश्न पूछने की संभावना है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना एक, कल की क्लास में बात करेंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी, ठीक है ना, महान्यायवादी। अब ध्यान रखना, वर्तमान में महान्यायवादी एक सरकारी वकील होता है। मैं कल आपसे पूछूंगा क्लास में, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है ना। अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, सही दे के आना भाई, ठीक है ना। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।